आपके अंदर जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जाठरंग में क्या होगा, अवस्था पात में क्या होता है कि बॉडी की जो जाठरंगी है वो बहुत काम करती है आहार के ऊपर। कौन काम करता है? जाठरंगी। निस्तापात में कौन काम करता है? धात्वाग्नि और भूताग्नि। धात्वाग्नि और भूताग्नि। तो ये कैसे काम करती है? भूताग्नि क्या है, कैसे काम करती है? फेमस श्लोक, वो श्लोक याद कर लेना, एग्जाम में आता है भूताग्नि पाक मास में। हाँ, उस लोग क्या कहता है? पंचभूतात्मक देहे, पंचभूतात्मक देहे आहार पंचभौतिका विपक्व पंचधा सम्यक। ओ हेलो, शट अप नहीं, इधर वाले क्या पढ़ रहे तुम? बोल के इस लोग है कभी बुक है। नाउ शट अप, लिसन टू मी। तो व्हाट डज लोग से? पंचभूतात्मक देहे आहार पंचभौतिका विपक्व पंचधा सम्यक गुणान स्व योनि वर्धये। व्हाट डज लोग से? पंचभूतात्मक देह मतलब आपकी जो बॉडी है, देह मतलब शरीर, पंचभूतात्मक देह आपका जो शरीर है वो पंचभूतों से बना हुआ है। आगे लाइन क्या कहती है? आहार पंचभौतिका, और जो आप भोजन खाते हो वो भी पंचभौतिक है। इसलिए बहुत सिंपल था, रटना नहीं है। पंचभूतात्मक शब्द है, उसमें दो शब्द और लगा दिए, एक देह और दूसरा आहार। तो शब्द क्या कहता है? पंचभूतात्मक देह आहार पंचभौतिका। सेकंड लाइन कहती है विपक्व, विपक्व विपक्व पंचधा। अब जो पंचभूतात्मक देह थी और पंचभूतात्मक आहार था, इस पे विपक्व पंचधा, पंचधा मतलब 5 टाइप्स, पंचधा षडधा त्रिधा द्विधा, तो पंचधा मतलब 5 टाइप्स। तो विपक्व पंचधा, उस पे 5 प्रकार का पाचन हुआ। 5 प्रकार का पाचन कौन करेगा? 5 प्रकार की अग्नि, और वो कौन सी 5 प्रकार की अग्नि है? भूताग्नि। कौन है? भूताग्नि। विपक्व पंचधा पाचन कैसे करेगी? अगला शब्द है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम्यक गुणान। सम्यक गुणान मतलब, सम्यक मतलब सेम, अपने जैसे गुणों का, अपने जैसे गुणों का। फिर अगला शब्द कहता है स्व योनि वर्धये। स्व मतलब अपनी, योनि मतलब ओरिजिन, वर्धये मतलब इंक्रीज। वो अपने जैसे गुणों को उसमें से लेती है और बॉडी के अंदर जहां उनके जैसे गुण होते हैं उनको बढ़ाती है। सुन रहे हैं? हाँ, बहुत सिंपल सा श्लोक है, क्या कहता है? पंचभूतात्मक देहे आहार पंचभौतिका विपक्व पंचधा सम्यक गुणान स्व योनि वर्धये। सिंपल। हाँ, जो भोजन था, आहार, जो आपकी बॉडी थी वो पंचभूतात्मक से मिलकर बनी थी, जो आपका आहार था वो भी पंचभूतों से मिलकर बना हुआ था। 5 प्रकार की भूताग्नियों ने इस पे काम किया, अपने अपने गुणों को लिया और बॉडी में जहां जहां वो गुणों की जरूरत थी उन गुणों को बढ़ा दिया। अब वी विल अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। आपने एक गिलास दूध पिया, आपने एक गिलास दूध पिया, सब लोग कहते हैं कि दूध जो है हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो आपने दूध पिया, तो दूध के अंदर 5 महाभूत थे, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये तो सारे। लेकिन अगर दूध के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है तो कैल्शियम पृथ्वी महाभूत का कंपोजिशन अगर हम आयुर्वेदिक में देखेंगे तो पृथ्वी महाभूत का कंसेप्ट उसके अंदर है, ठीक है। और वो कैल्शियम और बोन्स के अंदर भी कैल्शियम है, दूध के अंदर भी कैल्शियम था, पालक के अंदर भी कैल्शियम था और आपकी हड्डियों के अंदर भी कैल्शियम है। तो क्या पालक हड्डियों में चिपका दोगे तो क्या हड्डियां ग्रोथ करने लगेंगी? नहीं, उसके लिए कोई प्रोसीजर चाहिए ना। तो वो प्रोसीजर कौन कर रहा है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद? भूताग्नि। स्पेसिफिक पालक के केस में या फिर दूध के केस में जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसके केस में कौन काम कर रहा है? पृथ्वी भूताग्नि। क्या काम कर रहा है? पृथ्वी भूताग्नि। वो क्या करेगी? वो जो दूध हम पिएंगे, आहार रस बनेगा, अब उस आहार रस के अंदर जो कैल्शियम वाला अंश था, जिस कैल्शियम शब्द यूज ना करें, पृथ्वी महाभूत का जो अंश था उस पर पृथ्वी भूताग्नि काम करेगी और बॉडी के अंदर स्पेसिफिक बोन्स में जहां जहां पृथ्वी महाभूत है वो उस अंश को उस अंश के अनुसार बॉडी में बढ़ा देगी, ठीक है। देन हाउ, अगर हम हड्डियों पर पालक चिपका दें तो भी हड्डियां बढ़ रही है, बिकॉज उस पालक के अंदर जो कैल्शियम था और
हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम था उसकी फॉर्म सेम नहीं थी, दैट वाज हेट्रोजेनस, दैट वाज हेट्रोजेनस। उस कैल्शियम को बॉडी के अनुरूप होमोजेनस बनाने का काम किसने किया? भूतल ने। तो हम जो आहार रस लेते हैं उस आहार रस के अंदर सारे मौजूद हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, लेकिन वो हेट्रोजेनस फॉर्म में है। उस हेट्रोजेनस फॉर्म को होमोजेनस फॉर्म में कन्वर्ट करती है कौन? भूतल। ठीक है, समझ आया? जैसे सिंपल एग्जांपल, पैरस और पैरिक, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, पैरस पैरिक, तो जो हम चीजें खाते हैं एनिमल उसके अंदर पैरस होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर एक्टिव होते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर कन्वर्जन है, जो होमोजेनस फॉर्म है, वो नहीं है खाने पीने की चीजों के अंदर। उन चीजों को बॉडी के अनुरूप बदलना, मतलब हेट्रोजेनस फॉर्म को होमोजेनस फॉर्म में बदलना, यही काम है किसका? फाइनल पॉइंट समझे? तो विपाक के अंदर दो तरह की अग्नि काम करती हैं, एक भूताग्नि और दूसरी धात्वाग्नि। भूताग्नि आएगा एग्जाम में 5 मार्क्स में। भूताग्नि कैसे लिखना है? इसको करना है बहुत सुंदर सा, पंचभूतात्मक देहे आहार भौतिका विपक्को पंचधा सम्यक गुणान स्वायुनि वर्धे। मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए हुए भोजन का जब पाचन होता है तो अवस्था पाक के दौरान ये आहार रस बनता है। उस आहार रस में पंचमाहु भी हैं, लेकिन वो पंचमाहु बॉडी के अनुकूल हेट्रोजेनस फॉर्म में है, होमोजेनस फॉर्म में नहीं है। जो भूताग्नि होती है वो उस हेट्रोजेनस फॉर्म को होमोजेनस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और बॉडी में जहां-जहां जिस माहूत का अंश है उस माहूत को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। गिव यू एन एग्जांपल, जैसे दूध के अंदर कैल्शियम है, बोन्स के अंदर कैल्शियम है, लेकिन दोनों कैल्शियम हेट्रोजेनस फॉर्म में है, होमोजेनस फॉर्म में नहीं है। दिस कन्वर्जन occurs because of the between भूताग्नि। समझे? लाइक वही जल का एग्जांपल दे दो, वायु का एग्जांपल दे दो, जो भी कंसेप्ट हो गए, समझ आए? हाँ, दिस इज भूताग्नि पाक। सेकंड है धात्वाग्नि पाक। तो धात्वाग्नि पाक क्या होता है? अब जो 7 प्रकार की धातु हैं तो उनके अनुसार 7 तरह की धात्वाग्नि है, वो भी आहार रस पे ही काम करती है और उस आहार रस पे रेस्पेक्टिवली अपने अपने नरिशमेंट को लेती है और बॉडी के अंदर जहां-जहां जो जो धातु की रिक्वायरमेंट है उसको फिल कर देती है। अब ये जैसे तुम्हारा नीचे कल एक सेमिनार है मंडे को जो 25 बैच का की हिस्ट्री ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हाँ बैच स्वयं दे रहा है हिस्ट्री ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो उसमें ये है कि पहले सबसे पहले कोई और कंसेप्ट था, फिर दूसरा कंसेप्ट आया, फिर तीसरा कंसेप्ट आया, फिर चौथा कंसेप्ट आया, ऐसे साइंस इवोल्यूट होती रहती है। तो जो धात्वाग्नि पाक का सिद्धांत था कि धात्वाग्नि कैसे काम करती है आहार रस पे काम करके, उसके कंसेप्ट में हमारी जो साइंस है आयुर्वेद की, उसके संदर्भ में 4 तरह के सिद्धांत बताए गए हैं। क्षीरदधि न्याय, केदारीकुल्य न्याय, कलिंगोत्तर न्याय, एक काल धातु पोषण न्याय। जो क्षीरदधि न्याय पहले वाली थ्योरी फेल हो गई, उसके बाद केदारीकुल्य न्याय आया वो भी फेल हो गई, है ना? ऐसे 3 थ्योरी फेल हो गई और सबसे लास्ट में जो थ्योरी एक्सेप्टेबल है दैट इज एक काल धातु पोषण न्याय। किसने दी थी? वो अरुंधति ने दी थी। वो बताओ अष्टांग से भी टीका कर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर। तो अरुंधत अष्टांग हृदय के टीकाकार है। एक और टीकाकार है अष्टांग हृदय, हिमाद्री, राइट, नाइस, सुपर। तो अरुंधत और हिमाद्री, तो अरुंधत ने एक थ्योरी दी थी, कौन सी? एक काल धातु पोषण न्याय। व्हाट इट सेज, क्या कहती है वो? क्षीरदधि वाली ये कहती है जैसे क्षीर दूध था, दही डाला, दही में कन्वर्ट हो गया। केदारीकुल्य कहती है कि वहाँ पे इंजन चल रहा है, यहाँ पे खेत है, तो पहले बड़ी गाड़ी बढ़ेगी, फिर छोटी बढ़ेगी, इस तरीके से पूरा खेत भर जाएगा, है ना? फिर वो कबूतर वाला एग्जाम्पल है, उधर पेड़ है, इधर दाना बढ़ाएगी, फिर डिस्टेंस होगा। तो ये सारी थ्योरी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? वो इसलिए फेल हो गई, सपोज एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो मजा आएगा। सपोज कोई ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट है, किसी के स्पर्म जो है वो कम है, हाँ ठीक है, हम उसको मेडिसिन देंगे। तो जब हम उसको मेडिसिन देंगे तो हम क्या करेंगे? हमको कुछ ना पड़ेगी, पहले रस धातु बढ़ाएंगे, फिर रक्त बढ़ाएंगे, फिर मांस बढ़ाएंगे, फिर मेद बढ़ाएंगे, फिर मज्जा बढ़ाएंगे, फिर अस्थि बढ़ाएंगे और फिर शुक्र बढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ा करेंगे। क्या करेंगे? सीधे शुक्र वर्धक मेडिसिन दे देंगे, दे देंगे नहीं, और वो उस पर काम भी करेगी।
तो अगर यही कंसेप्ट होता कि पहले रस बढ़ती, फिर रक्त बढ़ती, फिर मांस बढ़ती, फिर मेद बढ़ती, तो फिर ये ओलिगोस्पर्मिया केस में जो आपने स्पर्म को बढ़ाने वाली मेडिसिन दी वो कैसे काम करेगी? वो नहीं काम करती ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक एनीमिया का केस है पांडु का। तो एनीमिया के केस में क्या है, रक्त धातु की कमी हो गई है ना। तो थोड़ा पहले रक्त धातु बढ़ाएंगे, फिर रक्त धातु बढ़ेंगे, हम उसको मेनॉल सीरप दे देंगे या कोई भी आयरन की मेडिसिन देंगे, उसकी बॉडी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन बढ़ने लगेगा। ये तो नॉट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का। तो अगर किसी के ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही है, सीधे हम उसको कैल्शियम खाने को देंगे, तो कैल्शियम खाने से क्या होगा, हड्डियां बढ़ने लगेंगी। अगर ये जो सिद्धांत है चीरदरी केदारी गले का हो, अगर हम इन सिद्धांतों पर चलते तो उसमें बहुत टाइम लगता। पहले रस धातु, रस के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस रेस्पेक्टिवली, और इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा छोड़ के ये ऐसा दवाई काम नहीं करेगी। सही। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिपेंडिंग ऑन डिसीज एक पर्टिकुलर जहां जिसकी रिक्वायरमेंट है वो मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इफेक्ट देखने को मिलता है, इफेक्ट मिल गया, इसलिए तीनों थ्योरी फेल हो गई। कौन सी थ्योरी है? एक कार क्वेश्चन है। वो क्या कहती है? वो कहती है इन टाइम, सिंगल टाइम, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम है, उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में सातों धातुओं में उस पर्टिकुलर टाइम में काम करेंगी और बॉडी के अंदर रेस्पेक्टिवली, सपोज ये बुक रखी है, इस बुक के अंदर क्रिया साहित्य भी पढ़ने हैं, रचना साहित्य के भी है, पदार्थ के भी है, स्थान के भी है, संस्कृत के भी है। 5 टीचर आए तो 5 टीचर ने उनको 10 मिनट का टाइम मिला अपने अपने पढ़ने बांटने। इससे मतलब नहीं मैंने अपना क्रिया का पढ़ा, किसी रचना का पढ़ा, किसी ने संस्कृत का पढ़ा। इन द सेम वे कि जो आपका आहार रस था, उस आहार रस के अंदर सातों धातुओं के अंश से 7 धातुएं ही आएंगी और अपने अपने पोषण को ले जाएंगे, राइट। तो दिस इज व्हाट धातु पोषण न्याय। और जो एक का धातु पोषण न्याय है, इसका मतलब है एक पर्टिकुलर समय, ऐसा नहीं 1-2 चलेगा फिर मैं आऊंगा फिर मैं आऊंगा, एक साथ सातों आएंगे और विद इन पर्टिकुलर टाइम वो सातों काम करेंगी और आपकी बॉडी के अंदर जहां इसकी रिक्वायरमेंट है उसको नरिश कर देंगी, ठीक है, समझ आए? तो दिस इज व्हाट धातु पोषण न्याय है। हाँ, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या 5 नंबर में, भूताग्निपाक, ऐसे आ सकता है धात्वाग्निपाक, ऐसा भी आ सकता है धातु पोषण न्याय। अगर सब क्वेश्चन आए धातु पोषण न्याय कैसे लिखना है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में से आए, आई विल गिव एन एग्जांपल कि धातु पोषण न्याय तो कैसे लिखना है, दिस इज मेड अप ऑफ 3 शब्द, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है धातु पोषण न्याय। धातु का मतलब धारणा, धात्वा, पोषण का मतलब नरिशमेंट करना, न्याय का मतलब थ्योरी या प्रिंसिपल। तो ऐसी थ्योरी या ऐसा प्रिंसिपल जो धातुओं के नरिशमेंट के संदर्भ में बताया गया है उसको धातु पोषण न्याय कहते हैं, समझ रहे? हाँ, ये 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, उन चारों के नाम उसमें से ये 3 फेल हुए हैं और चौथा वर्किंग है, मतलब एक्सेप्टेबल है, यूनिफॉर्म एक्सेप्टेबल है, और ये है उस पर इसमें पढ़ रहे, ठीक है। अगर 5 नंबर में आया तो इतना काफी है, 10 नंबर में आया तो भी कहानी नहीं है, समझे? हाँ, कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा जस्ट टेक इट कि कौन सा क्वेश्चन है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, आहार पाक। अब आहार पाक का क्वेश्चन है, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, हो सकता है 5 नंबर में आ जाए, हो सकता है 10 नंबर में आ जाए। तो लिखना कैसे? 2 नंबर के तो आने बंद हो गए ना, 1 नंबर के आते हैं, 2 नंबर का चांस नहीं। आपको चांस में बचता है कि या 5 नंबर में आ जाए या 10 नंबर में आ जाए। लिखा हुआ आहार पाक क्या है, तो अगर 5 नंबर में आएगा तो जो अन्नमादान कर्मतु 4 लाइन का श्लोक है, याद है कि नहीं? अन्नमादान कर्मतु प्राणोत्तम विश्वसते तत्प्रवितम संघातम स्नेहे मृत्यु कामकरम समानेना भूतो अग्नि उदरे पवने काले उत्तम समम समय पचतायु उदरे। इस लोग युक्त बिंदु नीचे 2 एरो बना दो, इसका अवस्थापात, इसका निष्ठापात। अवस्थापात के नीचे 3 एरो, मध्यवस्थापात, अवस्थापात, कठोरवस्थापात। निष्ठापात के नीचे 2 एरो, एक धन्वंतरी संप्रदाय और दूसरा आत्रेय संप्रदाय। धन्वंतरी संप्रदाय के हिसाब से गुरु विभाग और लघु विभाग के हिसाब से 3 प्रकार का मधुरम और लघु विभाग। फिर नीचे फिर से लघु लाइन खींच के 2 एरो लगा दो, एक में भूताग्निपाक और दूसरे में ठीक है। अगर वो 10 नंबर का है, 10 नंबर में तो कम से कम 4 या 5 लिखने पड़ेंगे। तो हर चीज को उठाना है कि अवस्थापात के जहाँ 3 एरो लगाएंगे, अगर टाइम नहीं बचता है जो श्लोक है 2 लाइन के बदल अवस्थापात, कठोरवस्थापात, तो श्लोक जरूर लिख के आए, ठीक है। हाँ,
ऐसे भूतल की पार्ट हेड डाला, उसके नीचे स्लोप लिख दिया, पार्ट भूतल के नाम लिख दिया। ऐसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आएगा अग्नि, टाइप्स ऑफ अग्नि। क्या आएगा? टाइप्स ऑफ अग्नि। टाइप्स ऑफ अग्नि आएगा, अग्नि के टाइप्स। अग्नि के टाइप्स होती है, हाँ, कोई 3 बोलेगा, कोई 13 बोलेगा, कोई 17 बोलेगा, हाँ। तो एग्जाम कैसे लिखना है? अग्नि के टाइप्स का 5 मार्क्स में आया। अग्नि 3 एरो, जाटा अग्नि, भूतल अग्नि, धातु अग्नि। धातु अग्नि 7 एरो, सातों के नाम। भूतल अग्नि 5 एरो, जाटा अग्नि 4 एरो, मंद अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और समान अग्नि। समझ गए? हाँ, ऐसे करके आया। गॉट इट? हाँ, तो दिस इज व्हाट की पॉइंट इज दैट क्वेश्चन को पकड़ते कैसे हो। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि क्वेश्चन आएगा कुछ भी हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस। व्हाट इज हीमोपोइसिस? व्हाट इज हीमोपोइसिस? Hemoptysis. What is hemoptysis? Hemoptysis is concluded term for erythropoiesis, leukopoiesis and thrombocytophysis. Hemoptysis शब्द के अंदर 3 शब्द आते हैं, erythropoiesis, leukopoiesis और thrombocytophysis. What is erythropoiesis? Erythrocytes का बनना. What is leukopoiesis? Leukocytes का बनना. What is thrombocytophysis? Thrombocytes का बनना. हाँ? And this is not only बनना. Formation, origin, maturation and development. 3 शब्दों का यूज करना है. Erythropoiesis is the process of origin, maturation and development of RBC. Leukopoiesis is the formation, origin, maturation and development of WBC. ये सब तो बहुत important है. Origin, maturation और development. ये तीनों शब्द लिखते हैं. It is not the formation of RBC. Erythropoiesis is not formation of RBC. It is the origin, maturation and development of RBCs. Right? ऐसे ही leukopoiesis, ऐसे ही thrombopoiesis. अब erythropoiesis की जो stages हैं, वो कौन सी हैं? तो भाई हमारे एग्जाम में नहीं है वो. तो कौन सी stages हैं? बहुत important क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है. कौन सी stages हैं? कौन सी है? कोई एक प्यारा बच्चा खड़े होकर बता दो, कोई एक ही. हाँ, कोई एक है. लेट नॉर्मल्स का रेटिकुलोसाइट्स और हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट. नाउ अपना पॉइंट खत्म नहीं हुआ है. अब इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इसने नाम बताए, व्हाट आई एक्सपेक्ट, वो नाम सबको आने चाहिए. हाँ, वो दैट व्हाट विल बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नहीं आना था बट इसमें बता दिया इसलिए अब आएगा. द पॉइंट इज दैट इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि हीमोग्लोबिन कब जुड़ता है और न्यूक्लियस कब डिसएपियर होता है. हीमोग्लोबिन कौन सी स्टेज में जुड़ता है और न्यूक्लियस कौन सी स्टेज में डिसएपियर होता है. लेट नाउ क्लास में, लेट नाउ क्लास में हीमोग्लोबिन जुड़ता है या नहीं? न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, स्टार्टिंग से नहीं होता. कोई तो ऐसे अवस्था होगी जब न्यूक्लियस चला जाता है. पक्का? तो न्यूक्लियस कब डिसएपियर होता है और हीमोग्लोबिन कब जुड़ता है. जो डायग्राम बना हुआ है, जब सपोज erythropoiesis का एग्जांपल आया है, जब का क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले व्हाट इज erythropoiesis? It is the origin, maturation and development of RBC. There are the following stages that occur in erythropoiesis. उनके 7 नाम हैं. कोई early granulocyte, intermediate, late granulocyte, reticulocyte, reticulocyte. वो नाम बना के उनसे डायग्राम बनाने ना, बनाने की नहीं. उन डायग्राम में डायग्राम खूबसूरती कोई नहीं देखता. डायग्राम के आगे लेबलिंग कैसे की हुई है कि दिस इज द रेटिकुलोसाइट्स, न्यूक्लियस डिसएपियर. तो जो लिखे हुए पॉइंट्स है ना, वो सब देखेंगे. डायग्राम की लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है.
डायग्राम कितना खूबसूरत बना रहे हैं, नोबल विल सी, बट डायग्राम को लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ऐसे इसमें बस ऐसे मेरे जैसे जो टीचर होंगे मतलब ठीक ठाक, दो तरह के टीचर होंगे, तो बहुत मोटे वाले, उनको बस पास 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 एक बिजनेस में कीड़े वाले जिनको देखना है किसने क्या लिखा है। तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हीमोग्लोबिन कब आया और न्यूक्लियस कब गया, वो जरूर मेंशन करना है। फिर उसके बाद देखना है कि देयर आर द फ्यू फैक्टर्स दैट इफेक्ट द एरोप्रोसेस, नहीं जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से, याद आएगा ये सब कभी किसी टाइम जो को बैठते थे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक जनरल और दूसरे स्पेसिफिक, एक जनरल और दूसरे स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जैसे आप किसी के मैच्योरेशन के लिए बायोलॉजी चाहिए, कौन सा क्या करता है वो, क्या करता है वो, मैच्योरेशन में हेल्प करता है। तो देयर इज वन टर्म यू हैव लिसन, एक बीमारी है, वो बीमारी का नाम है पर्नीशियस एनीमिया, सुना है, क्या होता है उसमें, क्या होता है उसमें, ग्रामीण वीडियो की डिफिशिएंसी हो जाती है, कैसे, दिस इज द पॉइंट, कैसे, क्या हम खाते नहीं ग्रामीण वीडियो, very good. So there are two factors. One is intrinsic factor, another is extrinsic factor. Extrinsic factor is vitamin B12, and intrinsic factor जो आपकी स्टोर की B12 में होता है उसमें जन्मजात प्रेजेंट है, पैदा हुए तो उसको लेके प्रेजेंट हुए, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम विटामिन B12 या एक्सट्रिंसिक फैक्टर खाएंगे तो वो क्या करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कंबाइन करेगा और फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैंने यूज किया टर्म पर्नीशियस एनीमिया, तो उसमें क्या है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसकी जन्मजात डिफिशियंसी है ही नहीं वो आपकी बॉडी में, कितना भी विटामिन B12 खा लो एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, पहुंचेगा नहीं, जहां जो काम करता है वो काम ठीक से करेगा नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है आरबीसी मैच्योरेशन, आरबीसी जो है वो मैच्योर नहीं होगी, इमेच्योर आरबीसी मैच्योरेशन आ जाएगी, जब इमेच्योर आरबीसी मैच्योरेशन हो जाएगी तो क्या होगा, उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा, उनके अंदर न्यूक्लियस होगा, उनका शेप जो है नॉर्मल शेप क्या होता है किसी का, कौन से बाई, वेरी गुड, एंड का साइज कितना है, 7.2 व्हाट, आरबीसी इज ए non-nucleated disc biconchave structure and the diameter is 7.2 micron millimeter, है ना। तो ये बस 4-5 पॉइंट लिखते हैं उसमें जब डायग्राम आएगा, लेकिन whatever say if the question will come hemopoiesis तो डिफरेंट आंसर है, राइटोपोiesis आएगा तो इतना कुछ लिखना था, जब hemopoiesis आता तो तीनों लिखने हैं, बाय चांस दो नहीं भी आते तुमको ल्यूकोपाइसिस और थ्रोम्बोसाइटोपाइसिस, लेकिन मेंशन करके जरूर आना है। ल्यूकोपाइसिस में कुछ भी नहीं आता, इमेच्योर आरबीसी कन्वर्ट होगी मैच्योर डब्ल्यूबीसी में, दो टाइप्स की है, एक यूरोसाइट और दूसरी ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। ऐसे थ्रोम्बोसाइटोपाइसिस में कुछ भी नहीं आता, बेशक इतना जरूर लिख के आना है कि इट इज द ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा उसको पकड़ना है, हीमोपोiesis आएगा तो तीनों चीजें लिखनी है, राइटोपोiesis आएगा सिर्फ आरबीसी को है, ठीक है, समझ आया। दिस इज वन एग्जांपल, हां दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं कि क्वेश्चन आएगा डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म कैसे लिखोगे, 10 नंबर क्वेश्चन है डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, कैसे लिखोगे, बस डिफाइन डाइजेशन, macromolecules to micromolecules suitable for the absorption by the action of the enzymes chemical conversion digestion,
फिर उसके बाद बॉडी के अंदर 3 तरह का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का और फैट का। फिर अगर पहली बार आएगा नहीं कोडाइजेशन, इनकेस अगर कोडाइजेशन आ गया तो मेरी बुक में ना फ्लो चार्ट बने हुए हैं, फ्लो चार्ट काफी है नहीं, सिर्फ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट पढ़ लो, एंड कार्बोहाइड्रेट फ्लो चार्ट बना दो, प्रोटीन डाइजेशन फ्लो चार्ट बना दो, फैट का डाइजेशन फ्लो चार्ट बना दो। राइट, लेकिन अगर सिर्फ आया कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो आराम से टाइम लेके लिखो, सुंदर सुंदर लिखो, लेकिन अगर आया डाइजेशन तो सारे लिखना पड़ेगा। यू डू नॉट, दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को पकड़ते कैसे हो। व्हाट इट, हां एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आता विटामिन्स, क्या आएगा विटामिन्स, विटामिन के टाइप्स होते हैं कौन से, सॉल्युबल इन सॉल्ट, अच्छा वाटर सॉल्युबल, कौन से फैट सॉल्युबल है, कौन से वाटर सॉल्युबल, ADEK, फैट सॉल्युबल। हां, विटामिन डी कैसे बनता है, विटामिन डी कैसे बनता है, हाउ द विटामिन डी इज फॉर्म इन द बॉडी, शरीर के अंदर विटामिन डी का निर्माण कैसे होता है। के कहां बनता है, के विटामिन के कहां बनता है, बेटा बेसिक बेसिक चीज है, मुझे लगता है नीट की तैयारी में आया हो तो बच्चों को, नीचे वाले बच्चों को पता है, कुछ ज्यादा को ज्यादा नहीं सीखता लेकिन अच्छे बच्चे हैं। ADEK का होता है, इट्स नॉट गुड। तो विटामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। हां, तो डी कैसे बनेगा, कैसे बनेगा डी, अरे सिंपल सी बात है, कैसे बनता है, सनलाइट के गिरने से कहां गिरती है, स्किन पे, स्किन पे क्या होता है, चेंजिंग, कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, कुछ जो जिम जाने वाले बालक हैं वो फैट को खाना बंद कर देते हैं, उससे क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, उस कोलेस्ट्रॉल की एक फॉर्म है एल्डो कोलेस्ट्रॉल, वो जो एल्डो कोलेस्ट्रॉल है उस पे जब स्किन जब अल्ट्रावायलेट रेज गिरती है तब जो है विटामिन डी का निर्माण स्किन के अंदर होता है। हाँ ठीक है, विटामिन के का होता है, विटामिन के लिवर में कहाँ बनता है, लिवर में। विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होगा, विटामिन के किसी के अंदर दारू पीने के लिए खराब हो गया, उसका क्या होगा, विटामिन के नहीं है मतलब बहुत